फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज हम जो अध्याय 12 पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने धारा 200 से लेकर 250 से कंप्लीट कर लिया था पिछली वाली क्लास में। उसके बाद आज स्टार्ट कर रही हूँ 251 से, ठीक है। और कल वीडियो नहीं डालने के लिए माफ़ी चाहूँगी क्योंकि थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं थी और गला ख़राब हो गया था, क्योंकि अब ये वीडियो में आवाज़ ही मेरी पहचान है, तो उससे आवाज़ की वजह से मैं कल वीडियो नहीं बना पाई। उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, आज हम पढ़ रहे धारा 51 से। धारा 51 में क्या है, एक बार मैं इसको कंप्लीट पढ़ा देती हूँ आपको सारी धाराएं, ठीक है। उसके बाद में मैं आपको शॉर्ट में कैसे आपको याद रखना है वो लास्ट के अंदर बता दूँगी, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, ठीक है। धारा 251 में क्या है, धारा 251 कहती है डेयरियों की अनुज्ञप्ति देना। देखिए, इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि उसके 3-4 जो हमने आर्टिकल्स पढ़े थे, सॉरी धाराएँ पढ़ी थी, उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पशु पक्षियों के लिए को रखने के लिए अनुमति लेना, फिर अगर संक्रमित हो गए हो तो उनको नष्ट कर देना, या फिर जो पशु पक्षी है उनको अनुमति नहीं लेने पर जब्त कर देना। ये सारी चीज़ें हमने से पहले पढ़ी थी, तो इसको भी आपको उनसे लिंक करना है। आपको लास्ट में मैं बता दूँगी कैसे करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, डेयरियों की अनुज्ञप्ति देना है। इनके अगर आप पशु पक्षी रखते हैं, ठीक है ना, पशु वगैरह रखते हैं, तो फिर उसके लिए आपको कुछ डेयरी, अगर नगरपालिका क्षेत्र में पशु है तो उनके दूध के लिए डेयरी संयंत्र, यानी कि जो डेयरी के संयंत्र है उनको, जो डेयरी प्लांट वगैरह है उनको लगाना भी होगा। तो उसके लिए आपको नगरपालिका की क्या लेनी होगी, अनुमति लेनी होगी। सिंपल सी चीज़ है, डेयरियों की अनुज्ञप्ति लेना, यानी कि नगरपालिका क्षेत्र के अंदर अगर आपको डेयरी प्लांट आदि लगाना है तो आपको नगरपालिका की क्या लेनी होगी, स्वीकृति। अगर आप उसकी स्वीकृति नहीं लेते, किसकी, नगरपालिका की, बिना स्वीकृति के आप डेयरी कोई प्लांट लगाते हैं या फिर स्वीकृति की शर्तों की पालना नहीं करते, ठीक है, तो आपको 1 महीने का नोटिस देकर, ठीक है, आपको 1 महीने का नोटिस देकर अनुज्ञप्ति वापस ली जा सकती है। मतलब क्या है कि आपसे जो अनुमति दी गई आपको डेयरी प्लांट लगाने की, उसकी अनुमति वापस लेने के लिए आपको 1 महीने का नोटिस दिया जाएगा, ठीक है ना। ये चीज़ याद रखना, अनुमति वापस लेने के लिए 1 महीने पहले आपको नोटिस देना होगा। अगर नोटिस देने के बाद भी आप उस डेयरी प्लांट को जारी रखते हैं, तो जब जो जारी रखते हैं यानी कि उसका शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो 5 से 10 हज़ार रुपये जुर्माना, और जब तक जारी रखते हैं तो प्रतिदिन 50 रुपये के हिसाब से भी आपसे जुर्माना वसूल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 252। धारा 252 क्या कहती है कि कतिपय प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों को प्रतिष्ठित करने की शक्ति, यानी कि कुछ प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्ग, यानी कि कुछ प्रकार के यातायात के लिए सार्वजनिक मार्गों को प्रतिष्ठित यानी कि बंद करने की शक्ति। देखिए, इसको सिंपल चीज़ समझ सकते हैं आप कि आप कभी कहीं जा रहे हो, ठीक है ना, कहीं जाते हो तो आपने कुछ बोर्डिंग्स वगैरह देखे होंगे जिस पर ऐसे लिखा हुआ है कि ये आगे कार्य संचालन में है, अतः ये मार्ग बंद किया है। या फिर कभी कभार कोई ज़्यादा भीड़ होती है तो मार्गों को क्या डाइवर्ट भी कर दिया जाता है, ठीक है ना। और या फिर जैसे रात्रि के दिन के समय कोई शहर के अंदर स्कूल है, हॉस्पिटल वगैरह है, तो दिन के समय जो भारी वाहन होते हैं, ठीक है ना, जो लोडिंग वगैरह, जो लोडिंग वाले जो वाहन होते हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, उनका प्रवेश निषिद्ध होता है, ठीक है ना। तो ऐसी चीज़ें जो होती है, ठीक है, सिंपल चीज़ें हम देखते हैं, दिन के समय कोई भारी वाहन नहीं जा सकता है वहाँ से, नगरपालिका क्षेत्र से, या फिर कोई काम चल रहा हो, सड़क का काम चल रहा हो तो उस मार्ग को बंद करना, या फिर मार्गों को डाइवर्ट कर देना, या फिर अगर कोई जहाँ पर स्कूल वगैरह आती है, हॉस्पिटल वगैरह आती है, वहाँ पर स्पीड और हॉर्न बजाना मना होता है ना, स्पीड मिनिमम रखी जाती है, ठीक है। तो क्या है, ये सामान्य सी जो चीज़ें हैं जो हम हमारे दैनिक जीवन में देखते हैं, वही ये चीज़ कहना चाह रहा है कि यानी कुछ प्रकार, अगर कुछ असुविधा वगैरह है तो जो यातायात है ना, जो सार्वजनिक मार्गों से गुजरता है, तो वहाँ पर उसको प्रतिषिद्ध यानी कि निषेध किया जाता है, ठीक है। सिंपल सी चीज़ें याद रखिएगा। 253 क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थानों पर निजी यानों की पार्किंग का विनियमन। ये भी सिंपल है कि कोई सार्वजनिक स्थान है, ठीक है, कोई भी सार्वजनिक स्थान है, वहाँ पर जो भी निजी वाहन वगैरह है उनकी पार्किंग की व्यवस्था करना। कैसे, जैसे कोई कार्यालय वगैरह है, कोई दफ्तर है, या फिर कोई भी सार्वजनिक स्थल है, तो आपने देखा होगा कि हम कभी भी सिटी वगैरह के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, ठीक है ना। तो जो ट्रैफिक है व्यवस्था, उसको सुचारू रखने के लिए अगर वाहन बीच बीच में खड़े होंगे तो ट्रैफिक ढंग से नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो ट्रैफिक की सुविधा बनाए रखने के लिए जगह जगह क्या की जाती है, जो सार्वजनिक, जो नगरपालिका की खुद की संपत्ति वगैरह होती है, जो खाली जगह होती है, वहाँ पर पार्किंग की सुविधा की जाती है, किसके, सामान्य और विशेष आदेश के द्वारा, ठीक है। धारा 254 क्या कहती है,
कि सार्वजनिक मैदानों पर यानों या जानवरों का ठहरना। अब यहाँ पर तो क्या था, जो निजी वाहन वगैरह उनकी पार्किंग थी, और जो सार्वजनिक मैदान वगैरह होते वहाँ पर यानों यानी कि कोई वाहन वगैरह है या फिर कोई जानवर वगैरह उनका ठहरने की अनुमति देना। अनुमति कौन देगा? नगर पालिका देगी, ठीक है। और अगर बिना अनुमति के ठहराव होता है तो उस पर 1 से 2 हज़ार रुपये जुर्माना, और जब तक वो जारी रहता है तो नोटिस की बात से डेली 50 से 100 रुपये तक का प्रतिदिन के हिसाब से जुर्माना भी लागू होगा, ठीक है। 200, ये प्रतिदिन थोड़ा गलत लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है। 255 क्या कहते हैं? 255 कहती है कि अग्नि की रोकथाम के लिए व्यवस्था। देखिए इसमें तो सार्वजनिक जो स्थल है उनकी किस प्रकार व्यवस्था करनी है, किस चीज़ के लिए करनी है, ये चीज़ें थी। अब आती है हमारी जो अग्निशामक जो चीज़ें हैं उसकी है, यानी कि अग्नि की रोकथाम। मान लीजिए कि जो शहर है वहाँ पर कभी भी आग लग सकती है, ठीक है। तो उसकी रोकथाम के लिए नगरपालिका क्या व्यवस्था करती है, ठीक है। तो नगरपालिका क्या करती है? जनता से, किससे? जनता से, वहाँ रहने वाली जनता से अपेक्षा करती है कि वो अपने अपने घरों के अंदर या फिर कोई कार्यालय है, कोई दफ्तर है, तो कार्यालय, दफ्तरों या फिर किसी निवास स्थान पर नगरपालिका ये अपेक्षा करती है उसकी जनता से कि वो वहाँ पर जो अग्निशामक यंत्र होते हैं, जो अग्निशमन की जो सुविधाएं होती है, जो भी यंत्र होते हैं उनको रखे, ठीक है, जिसके द्वारा इस हानि से बचा जा सके। और इसके लिए वो जो जनता है वो नगरपालिका से अनापत्ति प्रमाण पत्र भी प्राप्त कर सकती है, यानी कि जो भी उस कार्यालय का या भवन का स्वामी है या जो अधिभोगी है जिसका उपभोग कर रहा है वो उस हेतु, यानी कि उस हेतु प्राधिकृत जो भी अधिकारी होता है उससे ये अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकता है, ठीक है। तो ये अग्निशमन रोकथाम के लिए व्यवस्था थी। फिर है अग्निशमन दल की स्थापना। अब अग्निशमन रोकथाम के लिए तो ये तो जनता कर रही कार्य, ठीक है, ये तो जनता से अपेक्षित कार्य है। फिर वो खुद भी तो अग्निशमन के लिए क्या क्या खुद क्या क्या चीज़ें करती है, वो नगरपालिका। तो क्या करती है? वो अग्निशमन दल की स्थापना करती है, और फिर उन कुछ यंत्रों के द्वारा जो यंत्र होते हैं अग्निशमन के उनका रखरखाव करती है। तो नगरपालिका क्या करती है कि अग्निशमन दल की स्थापना करती है और आग बुझाने के जो भी आवश्यक संसाधन है, जो भी यंत्र है वो उपलब्ध करवाती है, ठीक है ना। सॉरी। नेक्स्ट है आग बुझाने के लिए अग्निशमन दल और अन्य व्यक्तियों की शक्ति। देखिए पहले तो अग्निशमन की रोकथाम के लिए जनता से अपेक्षा, इसके बाद में नगरपालिका का खुद का कार्य कि वो क्या करती है? दल की स्थापना करती है और रखरखाव करती है। अब जो दल बनाया उसने, उसकी कुछ शक्तियाँ होती है। जो अग्निशमन दल है या फिर जो अग्निशमन दल के साथ जो भी अन्य अधिकारी या व्यक्ति है उनकी क्या क्या अधिकार और शक्तियाँ होती है वो इसके अंदर है। क्या है कि जो भी मजिस्ट्रेट वगैरह है, नगरपालिका के सदस्य है, CMO है या फिर जो भी अन्य व्यक्ति है उनको कुछ कार्य करने की छूट होती है। कब? जब आग लग गई हो उसके दौरान, ठीक है। जैसे अगर कोई व्यक्ति या कोई स्थान बाधा उत्पन्न कर रहा है तो उसको हटाना, ठीक है। अगर कोई अग्निशमन के लिए यानी कि अग्नि आग बुझाने के लिए वो प्रयत्न कर रहे हैं और कोई व्यक्ति बीच बीच में उसमें क्या बन रहा है? बाधा बन रहा है, तो वो उस व्यक्ति को हटा सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए जिस मोहल्ले के अंदर, जिस गली के अंदर आग लगी है तो वहाँ पर लोग क्या हो जाते हैं? इकट्ठा हो जाते हैं, तो आग बुझाने में परेशानी हो सकती है, या फिर कोई और लोग उसकी चपेट में ना आ जाए, इसलिए वो क्या कर सकती है? उस मार्ग को बंद कर सकती है, ठीक है। और जान माल की हानि, यानी कि जहाँ पर आग लगी है वहाँ पर जान माल की हानि को जितना रोक सकते हैं, उसको रोकने के लिए जो भी अन्य उपाय किए जाते हैं वो नगरपालिका और उसके अधिकारी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आग से एक मकान में पूरा आग की लपटों में गिरा है, ठीक है, और वो धीरे धीरे लपटें दूसरे मकानों की ओर भी जा रही है, ठीक है। तो उस मकान को ढा भी सकती है, ठीक है ना। उस मकान को क्या कर सकती है? ढा भी सकती है, ताकि वो जनहानि कहीं और किसी दूसरे मकान में ना हो, ठीक है। ऐसे कुछ कार्य करने की शक्ति किसको होती है? अग्निशमन दल और कुछ अन्य व्यक्तियों को होती है, ठीक है। नेक्स्ट है 258 क्या कहती है? प्लास्टिक थैलियों के निर्माण, ठीक है, उसको निर्मित करना या फिर आदि को प्रतिबंधित या वर्जित करने की शक्ति। यानी कि सबसे पहले तो प्लास्टिक की, आपने देखा होगा जगह जगह अभियान चलाए जाते हैं कि प्लास्टिक की थैलियों का उपयोग वर्जित करने के लिए, है ना, क्योंकि प्लास्टिक की थैलियाँ कितनी नुकसानदायक होती है, ठीक है। तो नगरपालिका क्या कर सकती है? प्लास्टिक की थैलियों के निर्माण को पाबंद कर सकती है, ठीक है, या फिर उसका उपयोग करने को प्रतिबंधित या वर्जित करने की शक्ति रखती है, ठीक है। अगर वो ऐसा कार्य करती है और कोई फिर भी उसका उल्लंघन करता है तो उसको 3 महीने तक का साधारण कारावास और 1,000 रुपये का जुर्माना दिया जा सकता है, ठीक है। अगर नोटिस के बाद भी अगर वो उपयोग को या निर्माण को जारी रखती है तो 50 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है, ठीक है। धारा 259 क्या कहती है? कनेक्शन नहीं लेना या मल आदि बहाना। कैसे?
कि मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था कि अगर आपके आसपास से भवन निर्माण के समय पास से कोई सीवरेज लाइन गुजर रही है तो आपको उसका कनेक्शन लेना अनिवार्य है। ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई थी। तो अगर आप सीवरेज लाइन वगैरह होते हैं, नालियाँ वगैरह होते हैं जो नगर पालिका के गंदे पानी के लिए, तो उनका अगर कनेक्शन नहीं लेते या फिर जो भी मल वगैरह है, जो भी गंदा पानी है, उसको आप खुले में बहाते हैं, गली में खुले में बहाते हैं, प्रदूषण फैलाते हैं, तो क्या होता है, तो जो प्रदूषण युक्त पानी फैलता है तो आप पर 50,000 रुपये का क्या लग सकता है, जुर्माना लग सकता है। ठीक है। फिर नेक्स्ट है, यहाँ पर भी आप गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है ना, जो मल आदि बहा रहे हैं खुले में और कनेक्शन नहीं ले रहे, तो यहाँ पर भी आप क्या करें, गंदगी फैला रहे हैं, प्रदूषण युक्त पानी फैला रहे हैं, तो आप पर 50,000 रुपये का जुर्माना। यहाँ पर तो आप बाहर गंदगी फैला रहे हैं, आप यहाँ पर अंदर, यहाँ पर तो क्या है, बाहर सार्वजनिक स्थान पर गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर अंदर, अंदर यानी कि अगर आप खुद के भवन को ही गंदा रखते हैं, ठीक है ना, अगर आप खुद के भवन को गंदा रखते हैं या फिर आसपास कोई भी बदबूदार वनस्पति उगाते हैं या फिर अपने आसपास कचरा घर के अंदर या घर के बाहर कचरा फैला के रखते हैं, मतलब कुल मिलाकर आप गंदगी रखते हैं और उससे न्यूसेंस यानी कि जो आपके आस पड़ोस के लोग हैं वो न्यूसेंस यानी कि बाधा महसूस करते हैं। क्योंकि होता है ना, कभी हमारे आसपास कोई ऐसा घर होता है जो गंदगी रखता है बहुत ज़्यादा, तो और बदबू उसके घर से, नालियों की, इन सबकी बदबू आती रहती है, कचरे की बदबू आती रहती है, तो वो क्या करते हैं, हमें उससे क्या होती है, परेशानी होती है, तो न्यूसेंस उत्पन्न करता है वो भवन किसी के लिए, है ना। तो नगर पालिका क्या कर सकते हैं, उसको नोटिस जारी कर सकते हैं कि आप अपने घर की साफ़ सफाई रखें, ठीक है, और अगर फिर भी अवहेलना करता है तो उस पर 1 से 2,000 रुपये का जुर्माना और 50 से 100 रुपये जब तक वो जारी रखता है प्रतिदिन के हिसाब से लग सकता है। ठीक है। नेक्स्ट है नहाने का स्थान। नहाने का स्थान से क्या तात्पर्य है कि देखिए, सार्वजनिक स्थान पर, मतलब सार्वजनिक स्थान पर आपने कभी देखा होगा कोई भी, जैसे कोई घाट वगैरह है, ठीक है, कोई घाट वगैरह होती है, कोई तालाब वगैरह होता है, कोई कुआं वगैरह होता है, तो वहाँ पर कोई सार्वजनिक कार्यक्रम के लिए या किसी भी सार्वजनिक क्रियाकलाप के लिए वहाँ पर नहाने की व्यवस्था करना, यानी कि जनता के लिए सार्वजनिक स्थान पर व्यवस्था करना, किसके, नहाने की। जो भी सार्वजनिक या जो भी धार्मिक क्रियाकलाप होते हैं ना, उनके जो सार्वजनिक स्थान पर स्नान वगैरह करते हैं, तो उनके लिए नगर पालिका क्या करती है, सार्वजनिक स्थान पर नहाने की व्यवस्था करती है। ठीक है, कोई भी कुओं के द्वारा या तालाबों के द्वारा। तो अब जो भी कलुषित जल यानी कि वो जो कुएं और तालाब वगैरह है, तो वहाँ पर है, क्योंकि वो नहाने के और अन्य चीज़ों के काम आता है, तो उसमें क्या हो सकता है, गंदगी नहीं फैला सकते। तो 261 के आदेशों की अवहेलना, यानी कि जो साफ़ सुथरे जल की व्यवस्था करते हैं किसी के नहाने के लिए सार्वजनिक स्थान पर, तो अगर आप उनकी अवहेलना करते हो, 261 के आदेशों की अवहेलना करते हो, यानी कि उस जल को दूषित करते हो, तो आप पर 1,000 रुपये का जुर्माना लगेगा। तो ये दोनों साथ में याद रखना। मैं आगे सब याद करा दूँगी आपको, अभी आप समझ लीजिए। ठीक है। 263 क्या कहता है कि कुएँ आदि से पैदा होने वाले न्यूट्रिएंट्स का उपशमन, मतलब जो भी मैंने आपको बताया भी कि कुएं वगैरह आदि को गंदा करना, तो यानी कि कोई कुआं है या कोई तालाब है, वहाँ पर गंदगी हो फैला दिया आपने, ठीक है, पहले तो आपके लिए व्यवस्था की, फिर आपने उसके जल को क्या कर दिया, गंदा कर दिया। अब आपने उसके जल को गंदा कर दिया, तो वहाँ पर उस गंदे जल में क्या हो सकते हैं, मच्छर पनप सकते हैं, या फिर वो गंदा जल बदबू का कारण बन सकता है, जिससे कई बीमारियाँ हो सकती है, मच्छर वगैरह होने से डेंगू मलेरिया आदि रोग पैदा हो सकते हैं। तो वो क्या कर रहे हैं, न्यूसेंस पैदा कर रहे हैं। तो कुआं आदि से पैदा होने वाला जो न्यूट्रिएंट्स है, यानी कि जो बाधा है, उसका उपशमन, यानी कि उसका रोकना। तो कोई स्थान है, ठीक है, मतलब कोई जहाँ ये कुएं वगैरह है, मतलब कोई के भवन है या कोई सार्वजनिक स्थान है, उसके 100 मीटर के फासले, उसके 100 मीटर के अंदर कोई ऐसा कुआं या तालाब है, किसी स्थान के 100 मीटर के दायरे के अंदर कोई ऐसा कुआं या तालाब जो न्यूसेंस पैदा करता है, तो नगर पालिका की पूर्व सूचना, इससे पहले क्या होगा, नगर पालिका की उसको बंद करवाया जा सकता है। सबसे पहले तो जो न्यूसेंस पैदा करता है उसको ढहाया जा सकता है, उस तालाब को बंद करवाया जा सकता है, उसको समाप्त किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर आपको किसी सार्वजनिक स्थान पर कुआं खोदना है या कोई तालाब का निर्माण करना है, तो भी आपको नगर पालिका को पूर्व सूचना देकर ही वो को खोदा जाएगा। ठीक है, जो खोदा हुआ है उसको बंद करना है, ठीक है, जो खोदा हुआ है उसको तो बंद करना है, क्योंकि वो न्यूसेंस पैदा कर रहा है। और अगर आपको खोदना है तो उसके लिए पूर्व सूचना देनी होगी, किसको, नगर पालिका को उसकी अनुमति देनी होगी। 264 क्या कहता है कि कतिपय प्रकार की खेती, यानी कि कुछ ऐसे प्रकार की खेती का नियमन और प्रतिषेध, ठीक है, यानी कि कुछ ऐसी खेती होती है, ठीक है ना, किसी ऐसी वस्तु, ऐसी या तो कोई ऐसी वस्तु हो सकती है, ठीक है, कोई ऐसी फसल हो सकती है जो किसी के लिए हानिकारक हो सकती है, ठीक है, या फिर कोई उसको मतलब उस खेती को करने का जो तरीका है वो हानिकारक हो सकता है। ये या तो खेती यानी कि कोई फसल हानिकारक हो सकती है, उसको करने का तरीका हानिकारक हो सकता है। तो नगर पालिका के क्षेत्र में किसी विशेष प्रकार की खेती या उसमें उसको करने का तरीका या उसमें जो खाद प्रयुक्त की जाती है उसको कोई चिकित्सा अधिकारी है या कोई भी मतलब स्वास्थ्य से संबंधित कोई अधिकारी वगैरह है, वो उसको हानिकारक घोषित कर देता है, तो फिर उसको क्या किया जा सकता है, प्रतिषेध किया जा सकता है, किसके द्वारा, नगर पालिका के द्वारा।
और राज्य सरकार की पूर्व अनुमति से, ठीक है, उसको प्रतिष्ठित करने के लिए क्या होता है, राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेना। अगर आपको ऐसे कोई खेती करनी है तो उसके लिए आपका राज्य सरकार की पूर्व अनुमति लेनी होगी, ठीक है। और अगर कोई खेती है वो 5 साल से लगातार जारी है, ठीक है, लगातार नुकसान हो जा रही है 5 साल से, तो नोटिस देकर उसको पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है, ठीक है। और जो उससे नुकसान हुआ है उसको मुआवजा भी दिया जाएगा, ठीक है। 265 क्या कहती है, दुर्गंधपूर्ण खाद आदि का उपयोग में लाना। एक ही यहाँ पर तो क्या कर रहे थे, खेती कर रहे थे जो खतरनाक है, ठीक है। और फिर ऐसी कोई दुर्गंध, यानी कि उस खेती के अंदर कोई दुर्गंध जिससे किसी प्रकार की दुर्गंध आती हो, ऐसे खाद को उपयोग में लाई जा रही है बिना नगरपालिका की अनुमति के। नगरपालिका की अनुमति के बिना अगर कोई ऐसी चीज़ उपयोग में लाई जा रही है तो उस पर भी पाबंदी लगाई जा सकती है, और उससे तो 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है, ठीक है। 266 क्या कहती है, कोई शोभाकारी खेल खेलना। शोभाकारी मतलब यहाँ पर शोभाकारी का अर्थ है कि कोई ऐसा खतरनाक खेल खेलना जिससे दूसरों को हानि हो सकती है, ठीक है। तो अपेक्षापूर्ण है ना, ऐसी अपेक्षापूर्ण यानी कि कोई ऐसा अपेक्षापूर्ण खतरनाक कार्य या कोई खेल है, कोई खतरनाक कार्य है जो न्यूसेंस पैदा करता है, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति में बाधा उत्पन्न करता है। जैसे कि कोई चाइनीज़ मांझी से पतंग उड़ाते हैं तो उससे पशु पक्षी को भी नुकसान होता है, किसी व्यक्ति को भी चोट लग सकती है, या कोई गैस के गुब्बारे है या फिर कोई पटाखे वगैरह जिससे अन्य को नुकसान पहुँच सकता है, तो उस पर पाबंदी लगाना। और जुर्माना अगर फिर भी यूज़ करता है तो 100 से 500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट है 267। 267 क्या कहता है कि अन्य न्यूसेंस का प्रतिषेध। न्यूसेंस मतलब अन्य कोई बाधा है उसका प्रतिषेध, यानी कि अन्य बाधा कैसे कि कोई सार्वजनिक स्थान पर मलमूत्र का त्याग करता है, ठीक है। कोई बिना ढके हुए मांस लेके जाता है, ठीक है, या फिर कोई कचरा गाड़ी है वो बिना ढके हुए कोई कचरा लेके जाता है, या कोई खुले स्थान पर किसी प्रकार का अपशिष्ट फैलाता है, ठीक है। और या फिर बिना अनुमति के कोई कब्र या शमशान या समाधि या स्मारक का निर्माण करता है। ऐसे कोई भी अन्य कार्य है जो किसी को न्यूसेंस यानी कि किसी की बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, कोई अन्य कार्य, इन अन्य कार्यों में सारे कार्य आ जाते हैं, ठीक है। तो कोई ऐसे अन्य कार्य बाधा उत्पन्न करते हैं, न्यूसेंस उत्पन्न करते हैं, तो उन पर भी क्या लगाया जा सकता है, प्रतिषेध। और प्रतिषेध लगाने के बाद भी अगर जारी रहते हैं तो 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना, ठीक है। नेक्स्ट 268। धारा 268 क्या कहती है, धुएं को खपा देना। मतलब कि कोई भी मिल वगैरह है या कोई भट्टियाँ है, कोई ऐसी भट्टियाँ मिल संचालित है नगरपालिका के क्षेत्र में, ठीक है। तो उनसे जो धुआं निकलता है उसका प्रबंधन या तो नगरपालिका उसका प्रबंधन करने के लिए कह सकती है, उसको कम करने के लिए कह सकती है, या फिर उसको अगर वो ज़्यादा खतरनाक है तो उसको बंद करने के लिए कह सकती है। फिर भी वो स्वामी उसको उल्लंघन करता है तो स्वामी पर 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगा सकती है। ये चीज़ कहाँ लागू नहीं हो सकती, देखिए रेलवे से निकलने वाला, ट्रेनों से निकलने वाला जो धुआं होता है उस पर लागू नहीं हो सकती है, या फिर सड़क निर्माण के दौरान सड़क निर्माण की जो भी सामग्री वगैरह बनाई जाती है उससे जो धुआं निकलता है उस पर लागू नहीं होती। यानी कि सार्वजनिक कोई कार्य निर्माण चल रहा है या कोई रेलवे के अंदर ऐसा धुआं निकलता है तो उन पर ये चीज़ लागू नहीं होती है, ठीक है। 269 क्या कहती है कि बाजारों या वेधशालाओं और कतिपय कारोबार के लिए अनुज्ञप्ति देना। यानी कि कोई भी बाजार है, ठीक है, सार्वजनिक कोई भी बाजार है या वेधशालाएँ है या फिर किसी भी प्रकार का कोई कारोबार है तो वो मतलब वो स्टार्ट करने के लिए आपको अनुज्ञप्ति लेना होगा। किससे, नगरपालिका देगी। कौन, नगरपालिका देगी। तो धारा 340 में वे निर्दिष्ट प्रयोजन हेतु इसकी अनुमति जो अनुज्ञप्ति है वो देगी, ठीक है। और आदेश जो इसकी आज्ञा का जो आदेश होगा वो 30 दिन के भीतर अगर उस आदेश से आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी है तो 30 दिन के भीतर आप कलेक्टर को अपील कर सकते हैं, ठीक है। और जो अपील है उसको न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा। और अगर बिना अनुमति के आप ऐसा कोई कार्य करते हैं तो आप पर 1 से 2 हज़ार रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है। 50 से 100 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से अन्य जुर्माना भी लगाया जा सकता है। कलेक्टर जो होता है वो ऐसे स्थान या कारोबार को बंद करने के लिए आवश्यक आदेश दे सकता है, ठीक है। अगर बिना अनुमति के आपने ऐसा कोई कार्य या कारोबार स्टार्ट कर दिया या फिर वो कार्य या कारोबार सही नहीं है तो कलेक्टर उसको बंद करने का आदेश दे सकता है या फिर उसकी निगरानी रखने के लिए किसी अधिकारी की नियुक्ति कर सकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है धारा 270। 270 क्या कहती है कि बाजार वेधशालाओं को खोला जाना। यानी कि देखिए यहाँ पर जो कोई व्यक्ति है
कोई संस्थान है वो बाजार और वेश्यालय कारोबार खोलती है, ठीक है, तो उसके लिए नगर पालिका की आज्ञा लेना आवश्यक है। यहाँ पर खुद नगर पालिका खोल रही है, ठीक है, बाजार और वेश्यालयों का खोला जाना, बंद करना है, किराए पर देना, यानी कि नगर पालिका खुद कुछ वेश्यालय, कुछ सार्वजनिक बाजार और वेश्यालय खोल सकती है और बंद कर सकती है, उनको खुली तो बंद कर सकती है, उनको किराए पर दे सकती है, ठीक है। फिर नगर पालिका की सीमाओं के बाहर वेश्यालय, यानी कि नगर पालिका अपनी सीमाओं से बाहर भी वेश्यालयों का निर्माण कर सकती है, ठीक है। उसके लिए उसको राज्य सरकार या उससे मतलब जो प्राधिकरण है, जैसे नगर विकास प्राधिकरण वगैरह, शहरी प्राधिकरण है, तो उससे उसकी स्वीकृति लेना आवश्यक है किसको, नगर पालिका को, ठीक है। और वे उस पर वो सभी कानून लागू होंगे जो नगर पालिका की सीमा के भीतर अगर ये सब खुलते हैं तो जो नियम नगर पालिका की सीमा में लागू होते हैं वही सीमा के बाहर भी लागू होंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि नई वेधशालाओं को खोला जाना, ठीक है। नई वेधशालाओं का क्या मतलब है कि नगर पालिका क्या कर सकती है, नई वेधशालाओं की स्थापना कर सकती है, ठीक है। अगर कोई भी उसके क्षेत्र में नई वेधशाला खुल रही है तो वो क्या कर सकती है, जो जनसाधारण है, ठीक है, जनसाधारण जो है, क्योंकि अगर उसका फ़ायदा है या नुकसान है तो जनता को झेलना पड़ता है, तो वो जनसाधारण की उस हेतु राय ले सकती है और उसकी सुविधा पर विचार कर सकती है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा सेशन। चलिए एक बार इसको लास्ट में देख लेते कैसे याद रखना है आपको। तो देखिए हमने कल पढ़ा था धारा, तो इसको याद कैसे रखना है अब और वो देख लेते हैं एक बार। देखिए मैंने इससे पहले कल आपको बताया था धारा 247, 48, 49, 50 और 51, 3, 2, 5 धाराएं आपको पशु पक्षियों से संबंधित याद रखनी है। सबसे पहले तो हम पशु पक्षी पाल रहे हैं तो उसकी आज्ञा लेना है। अगर हम आज्ञा की अवहेलना या शर्तों की अवहेलना करते हैं तो उसको जब्त कर लिया जाएगा, या फिर हम जो पशु पक्षी पाल रहे हैं वो संक्रमित हो सकते हैं तो उनको समाप्त कर दिया जाएगा, या फिर जो पशु पक्षी पाल रहे हैं उनसे न्यूसेंस या बाधा उत्पन्न होती है तो उससे संबंधित, या फिर जो पशु पक्षी पाल रहे हैं उससे दूध वगैरह या कुछ भी अन्य प्रोडक्ट होता है तो उसके लिए डेयरी संयंत्र की स्थापना करने की आज्ञा लेना, ठीक है। तो ये 5 एक साथ याद रखने हैं, फिर 3 एक साथ याद रखने हैं, यानी कि 51 तक तो हो गया पशु और पक्षी पालना, ठीक है। 252 में हो गया सार्वजनिक मार्ग, 252, 53 और 54 तीनों सार्वजनिक मार्ग से संबंधित है, यानी कि सार्वजनिक मार्ग पर अगर कोई कार्य चल रहा है तो सार्वजनिक मार्ग बंद करना, सार्वजनिक स्थानों पर पार्किंग की सुविधा और सार्वजनिक मैदानों पर कोई भी वाहन या पशु का ठहराव, ठीक है। ये 3 ऐसे याद रखने हैं। 255, 56 और 57 तीनों साथ में याद रखने हैं। 55 में 5 से याद रखना है। 55 यानी कि 55 मतलब क्या, पसते, अगर आग वगैरह लग जाती है तो उसको बुझाने के लिए क्या करते हैं, पचना पड़ता है, ठीक है ना। ऐसे याद रख सकते हैं। एक याद रखिएगा कि आग बुझाने के लिए हमें पचना होगा, यानी कि अग्नि की रोकथाम के लिए हमें पचना होगा, यानी कि अग्निशामक जो यंत्र है उनकी अपने घरों में, कार्यालय में स्थापना करनी होगी। ये अपेक्षा कौन कर रहा है, नगर पालिका कर रही है। अब जब नगर पालिका हमसे अपेक्षा कर रही है तो उसको खुद को भी कुछ करना होगा, ठीक है। वो खुद भी क्या करते हैं, अग्निशामक दल की स्थापना करती है। फिर अग्निशामक दल की शक्तियाँ 58 में देखिए, ये अग्नि भी जो है वो खराब है, तो ऐसे प्लास्टिक की थैलियाँ भी हमारी सेहत के लिए क्या है, खराब है। ऐसे इसको याद रख सकते हैं, 58 को भी इसके साथ याद रखना है, यानी कि प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबंध, ठीक है। फिर 59, 60, 61, 62 और 63 ये 5 धाराएं आपको अलग से याद रखनी है। यानी कि 59 क्या कहता है कि अगर आपने सीवरेज कनेक्शन नहीं लिया है या कोई गंदगी फैला रहे हैं, ठीक है, कोई बाहर रास्ते में आप गंदगी फैला रहे हैं तो उस पर आप पर जुर्माना लगेगा। बाहर गंदगी फैला रहे, ठीक है, उसके बाद आप घर के अंदर भी क्या कर रहे हैं, गंदगी फैला लेंगे, खुद के भवन को भी क्या रखें, गंदा कर रहे हैं। अब घर को गंदा कर रहे हैं और बाहर सार्वजनिक स्थान पर नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है, बाहर सार्वजनिक स्थान पर नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं, और जो सार्वजनिक स्थान पर नहाने की व्यवस्था कर रहे हैं उसी पानी को क्या कर रहे हैं, गंदा कर रहे हैं, ठीक है। उस पानी को गंदा कर रहे हैं, उस पानी को गंदा करने पर जो कुएं तालाब है उससे न्यूसेंस उत्पन्न, यानी कि जिस पानी से आप नहा रहे हैं वो गंदा हो गया है तो उससे क्या हो रहा है, न्यूसेंस यानी कि बाधा उत्पन्न हो रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है दूषित खेती, यानी कि आप कोई भी दूषित खेती करते हैं, कि तीनों एक साथ याद रखना है। यानी एक तो आप दूषित खेती कर रहे हैं, ठीक है, दूषित खाद का प्रयोग कर रहे हैं, और फिर खतरनाक सामग्री यानी कि खतरनाक खेल कर रहे हैं, यानी कि कुछ खतरनाक जो चीज़ें हैं, पटाखे वगैरह, उनसे दूसरों को परेशानी हो रही है, उनका उपयोग नहीं करना है। तो दूषित खेती, दूषित खाद और खतरनाक खेल या सामान, ठीक है। 67 और 68 याद साथ में याद रखने हैं कि यानी कि इनके अलावा खतरनाक सामग्री के अलावा कुछ अन्य खतरनाक कार्य भी नहीं कर सकते, गलत कार्य भी नहीं कर सकते। कैसे कैसे, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना, सार्वजनिक मार्ग पर मल मूत्र विसर्जन वगैरह, कोई कचरा गाड़ी को खुली कचरा गाड़ी ले जाना, खुले स्थान पर अपशिष्ट पदार्थ वगैरह, ठीक है। तो कुछ अलग खतरनाक या गंदे कार्य भी नहीं करना, और जो गंदा धुआं है उसको भी खबर देना या उसको कम करना है, उस पर प्रतिबंधित करना, ठीक है। फिर 269 आप इन 5 को एक साथ याद रख सकते हैं, ठीक है। दूषित खेती, दूषित खाद, दूषित सामग्री का उपयोग करना, ठीक है, और फिर दूषित अन्य कार्य, और फिर दूषित धुआं, इनको 5 को एक साथ याद रखिएगा। फिर 269 है, इसके अंदर है
69 से लेकर 72 तक वेधशालाएँ और बाजार और वेधशालाएँ। सबसे पहले तो अगर कोई निजी बाजार और वेधशाला की स्थापना करता है तो उससे तो नगर पालिका के लिए अनुमति लेना, फिर खुद नगर पालिका बाजार और वेधशाला खोलना और उसको बंद करना, फिर नगर पालिका की सीमा के बाहर वेधशाला खोलना और फिर कोई नई वेधशाला के लिए जनता की राय और विचार करना। तो कोशिश की मैंने कि आज का सेशन में जितनी धाराएं हो सकती थी उतनी लाई और आपको समझाने के साथ साथ उनको याद करने का भी प्रयास किया, ठीक है। क्योंकि हर देखिए धाराओं के अकॉर्डिंग हम हर एक धारा की ट्रिक नहीं बना सकते। चीज़ मैंने पहले भी कही थी, किसी ने कहा था कि धाराओं की ट्रिक बनाइए, तो देखिए आप 344 अगर धाराएं मैं आपको याद करवाने बैठूँ उनकी एक ही ट्रिक बनाऊँ तो आप खुद याद नहीं कर पाएंगे। तो आपको क्या रखना है कि 4-4, 5-5 का जो ग्रुप बनता है उसके अकॉर्डिंग आपको उन धाराओं को जोड़कर याद रखना और मैं उसकी पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको उसको याद करवाया जा सके, ठीक है। तो आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा और फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। और पसंद आए तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।